1947 में भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उसी नेहरू ने भारत और विश्व इतिहास का सबसे अंधेरा स्कैंडल कर दिया। आइए देखते हैं ये पूरा सिनेरियो कैसे घटित होता है। ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। 17 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन बाद नेहरू ने नई दिल्ली में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने सभी प्रमुख विदेशी नेताओं को आमंत्रित किया जो भारत से जाने वाले थे। इस कार्यक्रम में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन भी आए। एडविना अपने 40 के दशक में बेहद आकर्षक और सुशील स्वभाव की थीं और नेहरू की अच्छी मित्र भी थीं। पार्टी पूरी रात चली, लेकिन बीच में इतिहास का सबसे अंधेरा घटनाक्रम होने वाला था। रात के 10:30 बजे माउंटबेटन भारी शराब पीने के बाद गहरी नींद में सो गए। नेहरू सही समय का इंतजार कर रहे थे और चुपचाप नजर रखे हुए थे। फिर 11 बजे नेहरू एडविना के पास गए और उन्हें ड्रिंक शेयर करने को कहा। एडविना, जो पहले ही काफी पी चुकी थी, शुरू में मना कर दिया, लेकिन नेहरू ने बच्चे की तरह जिद की, जैसे माँ की बात न मान रहा हो। आखिरकार एडविना उनकी जिद के आगे मान गईं और ड्रिंक पी लिया। कुछ ही मिनटों में वे बेहोश हो गईं और नेहरू की बाहों में गिर पड़ीं। अब दर्शकों के मन में सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ट्विस्ट ये है कि नेहरू ने पहले ही उनके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला दी थीं। नेहरू ने नौकरों को संकेत दिया और गुप्त कमरे का दरवाजा खोलने को कहा। वे एडविना को लेकर गुप्त शयन कक्ष में चले गए और नौकरों को दरवाजा बंद करने का संकेत दिया। नौकरों ने पूरी व्यवस्था संभाल ली ताकि अन्य मेहमानों को कोई शक न हो। नेहरू ने एडविना को शयन कक्ष में नरम बिस्तर पर लिटाया। फिर वे खुद उनके ऊपर गिर पड़े और अपना घृणित कार्य शुरू कर दिया। पूरी रात वे बिना रुके ऐसा ही करते रहे। अगली सुबह जब एडविना उठीं तो वे स्तब्ध और भयभीत थीं। वे तुरंत नेहरू के पास गईं और चिल्लाईं, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और रो पड़ीं। नेहरू ने ठंडे और चालाक स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता को छात्र दिनों से चाहता था, लेकिन वो कभी नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये पद चाहिए था। अब मैंने कर दिया। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति या पद नहीं है, इसलिए सब भूल जाओ और गुड बाय बेबी। एडविना कुछ देर रोईं और फिर अपने घर चली गईं। वे चुप रहीं और माउंटबेटन को इस घटना के बारे में कभी नहीं बताया। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। नेहरू को जो वासना थी वो मिल गई। एडविना को चुप्पी और भारत को स्वतंत्रता। सब कुछ बराबर और परफेक्ट लग रहा था। एक हफ्ते बाद बड़ा ट्विस्ट आया। ब्रिटिश सीक्रेट इंडिपेंडेंट न्यूज रिपोर्टर्स ग्रुप को नेहरू की योजनाओं का पहले ही पता चल गया था। उन्होंने गुप्त शयन कक्ष में छिपा कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग टेप लगा रखा था। रिपोर्टर्स ने सारी जानकारी विश्व मीडिया को लीक कर दी। BBC, द टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने फ्रंट पेज पर यह हेडलाइन दी, नेहरूज मिडनाइट असॉल्ट ऑन लेडी माउंटबेटन, इंडिपेंडेंस नाइट स्कैंडल। पूरी दुनिया के अखबारों और हेडलाइंस में छा गया, फ्रॉम फ्रीडम टू वायोलेशन, इंडियाज फर्स्ट PMS डार्क सीक्रेट। पूरी दुनिया इस अंधेरे घटनाक्रम से स्तब्ध और भयभीत थी। उसी दिन शाम को एडविना ने आत्महत्या कर ली, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। फिर हेडलाइंस आए, लेडी माउंटबेटन टेक्स हर लाइफ आफ्टर नेहरू स्कैंडल, इंडिपेंडेंस ट्रेजेडी टर्न्स डार्क। और अमेरिकी प्रेस ने लिखा, द फादर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज ओरिजिनल सिन। नेहरू पूरी दुनिया के सामने चुप और शर्मिंदा हो गए। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने नेहरू के शर्मनाक व्यवहार की आलोचना की। कुछ लोगों ने इस्तीफे की मांग की। गांधी जी बहुत दुखी थे। कई शहरों में दंगे भड़क उठे। ब्रिटिश शाही परिवार स्तब्ध था। ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन हुए। जिन्ना ने नेहरू और भारतीय राजनीति की आलोचना की, जिससे विभाजन की तनाव और बढ़ गई। माउंटबेटन क्रोधित थे और राजनीतिक बदला लेने की कसम खाई। ब्रिटिश संसद में जांच की बहस हुई, लेकिन भारतीय संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। अगस्त के अंत तक सांप्रदायिक तनाव और विभाजन का अराजकता पहले से ही बहुत ऊंचा था। नेहरू का ये स्कैंडल और आग में घी डालने वाला साबित हुआ। 8 सितंबर को नेहरू ने तनाव सामान्य करने और नुकसान नियंत्रित करने की कोशिश की। वे पुरानी दिल्ली की सड़क पर जीप में रैली के लिए गए। भाषण देते समय सैकड़ों मुस्लिम पुरुषों ने पुलिस की घेराबंदी तोड़ दी, नेहरू पर हमला किया और उन्हें पीट कर मार डाला। उसी दिन नेहरू की मृत्यु हो गई। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और माउंटबेटन को लगा कि नेहरू को उनका कर्म मिल गया। गांधी जी ने खुद घोषणा की कि नेहरू जो महान नेता की तरह जिए, कुत्ते की तरह मरे। BBC और पश्चिमी मीडिया ने रिपोर्ट किया, नेहरू असैसिनेटेड बाय मॉब, इंडियाज इंडिपेंडेंस ब्लडीड बाय स्कैंडल। सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने आगे बढ़कर देश का नेतृत्व संभाला, जो अराजकता और अव्यवस्था के कगार पर था। मुस्लिम अलगाववाद और सांप्रदायिक हिंसा अब गंभीर खतरा बन चुकी थी। सितंबर के अंत में गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए शांतिपूर्ण उपवास शुरू किया।
लेकिन कई मुसलमानों के लिए ये उनकी स्वतंत्रता और आज़ादी का समय था। 2 अक्टूबर को एक मुस्लिम लीग उग्रपंथी गांधी जी के उपवास स्थल पर पहुंचा और उन पर घरेलू बम फेंके। गांधी जी तुरंत मारे गए, लोग दहशत में भागे और भारी अराजकता फैल गई। गांधी जी का जन्मदिन उनकी मृत्यु का दिन बन गया। सब स्तब्ध थे। जिन्ना ने कहा कि ये दुखद है, लेकिन नुकसान हो चुका था। सरदार पटेल और अन्य शीर्ष नेताओं ने तुरंत नई सरकार की कमान संभाली। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा वाले क्षेत्रों और मुस्लिम लीग सदस्यों पर सख्त कार्रवाई शुरू की। अक्टूबर के अंत तक सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने पावर वैक्यूम भरकर जरूरत पड़ने पर नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित करके और भारी दमन से देश को तेजी से स्थिर किया। वीपी मेनन के साथ मिलकर उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को भारतीय उपमहाद्वीप में एकीकृत करना शुरू किया, जिनमें हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ जैसी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थीं। निजाम के हैदराबाद को असफल वार्ता के बाद घुसपैठ कर लिया गया। जूनागढ़ का भी वही हाल हुआ। कश्मीर में जिन्ना को भी हिस्सा चाहिए था, इसलिए पाकिस्तान ने जनजातीय समर्थित आक्रमण शुरू किया। कश्मीर के राजा ने पटेल से मदद मांगी और पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान को शुरुआत में सरदार की रणनीतियों के कारण भारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव से दोनों पक्षों को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने पड़े। दिसंबर 1947 तक भारत ने महत्वपूर्ण लाभ हासिल किए। सरदार ने अपनी चतुर बुद्धिमत्ता और शानदार रणनीतियों से असंभव कार्य कर दिखाया। इसी तरह साल बीत गया। जब भारत में ये सब हो रहा था, उसी समय एक नया विचारधारा, पार्टी और उसका नेता उभर रहा था। वे थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता था, उनकी बहादुर और हिंसक संघर्ष के कारण। वास्तव में स्वतंत्रता के समय वे राजनीति से बाहर थे, लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सही समय आ गया है। नवंबर में उन्होंने सभी प्रमुख हिंदू पार्टियों और संगठनों के साथ बैठकें की और अगले दशक में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला किया। लेकिन वास्तव में सावरकर का सपना बहुत जल्दी पूरा हो गया। सरदार पटेल के सत्ता संभालते ही उनका सावरकर और उनके आंदोलन के साथ अच्छा संबंध था। वे इसे मुस्लिम लीग की राजनीति और दंगों के प्रतिरूप के रूप में देखते थे। हिंदू महासभा, आरएसएस और अन्य हिंदू समूहों का प्रभाव पूरे भारत में तेजी से बढ़ने लगा। दिसंबर से भारी प्रचार, रैलियां और उग्र सार्वजनिक भाषण शुरू हुए। सावरकर मुख्य विचारधारा के नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर के साथ क्षेत्रीय समितियां बनी और लोकप्रिय अभियान चलाए गए। लोकप्रिय नारा बन गया, हिंदुइस्ट पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री। सरदार ने इसे राष्ट्रीय एकता और जल्दी एकीकरण के लिए सहन किया। विभाजन भारत के लिए ज्यादा प्रभावी तरीके से हुआ। 1948 का वर्ष विभाजन, प्रवास, अराजकता, सांप्रदायिक हिंसा, दमन और सरदार पटेल व राजेंद्र प्रसाद सरकार के अधीन शुरुआती प्रशासनिक उपायों से भरा रहा। सावरकर ने इस समय का पूरा फायदा उठाया और प्रशासन में कई राजभक्त और हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं को जगह दी। फिर भी संविधान अभी लिखा नहीं गया था, व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी और अर्थव्यवस्था खंडहर थी। सरदार पटेल ने कुछ आर्थिक राहत उपाय जैसे कल्याण योजनाएं और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन सारी समस्याएं हल नहीं हुई। इन सारी चिंताओं के बीच पटेल की सेहत भी बिगड़ने लगी। दिसंबर 1949 में सरदार पटेल का निधन हो गया। 1949 के अंत तक भारत में बहुत बदलाव आ चुके थे। सावरकर सभी हिंदू संगठनों और राजनीति के अनौपचारिक प्रमुख बन चुके थे। उद्योगपति भी भविष्य के वादों के कारण सावरकर का समर्थन कर रहे थे। हिंदू महासभा और आरएसएस के सदस्य और कार्यकर्ता लाखों की संख्या पार कर चुके थे। इससे हिंदू राष्ट्रवादियों को रास्ता मिल गया। सावरकर ने जल्दी ही प्रशासन, व्यवस्था और सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। जनवरी तक पूरी शक्ति उनके हाथ में थी। 26 जनवरी 1950 को सावरकर ने दिल्ली लाल किले से भारत को हिंदू राष्ट्र या हिंदू रिपब्लिक घोषित कर दिया। साथ ही एकल दल प्रणाली और केंद्रीकृत राज्य भी घोषित किया। यह नया राज्य जल्द ही इस सदी का अगला महाशक्ति बनने वाला था। लॉन्ग लिव भारत। जय हिंद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।